वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिफोर सनसेट। प्यार में अक्सर वादे किए जाते हैं, उन वादों को निभाने की कस्में खाई जाती हैं, पर अगर कोई एक शख्स उस वादे को निभाने में नाकाम रह जाए और बताए हुए पते पर टाइम पर ना पहुंचे, तब इतनी नोकझोंक होती है। कौन किसे सॉरी बोलता है और कितनी बार बोलता है, ये इस कहानी में हम देखेंगे। ये कहानी जेसी और सिसिल की है। दोनों की मुलाकात बड़े ही अनोखे तरीके से एक ट्रेन में हुई थी। दोनों किस तरह ट्रेन से उतरकर रात भर शहर की गलियां घूमते रहे, ये रात दोनों के लिए खास थी। इसके फर्स्ट पार्ट की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर चाहें तो उस पर क्लिक करके उसे एक बार देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट यानी बिफोर सनसेट में दोनों ने जो एक दूसरे से 6 महीने बाद मिलने का वादा किया था, उस बात को अब 9 साल गुजर चुके हैं। 9 साल में क्या क्या बदल गया है, पर दोनों में कोई भी उस रात को नहीं भूला। जेसी ने तो बाकायदा इस पर नॉवेल लिख दी है और वो नॉवेल इतनी फेमस हुई है कि ये यूएस की बेस्ट सेलिंग नॉवेल बन चुकी है। इस नॉवेल में जेसी ने उस रात की पूरी कहानी को बड़े ही निराले अंदाज में बयां किया है और उसकी एंडिंग भी वहीं की है, उस सवाल के साथ कि क्या दोनों फिर मिले। आज जेसी पेरिस पहुंचा है। अपनी नॉवेल के सिलसिले में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कई शहर होता हुआ अब वो पहुंचा है पेरिस। यहाँ पे कई जर्नलिस्ट हैं जो उसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मसलन, क्या वो दोनों फिर से मिले, क्या उन दोनों के बीच फिजिकल रिश्ता बना। जैसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, उसने कहा इसके लिए आपको दूसरे पार्ट का वेट करना पड़ेगा। जैसे पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में मशगूल था कि तभी दूर खड़ी उसे एक लड़की दिखी। ये और कोई नहीं बल्कि सिसिल ही थी। 9 सालों के बाद दोनों की मुलाकात हुई है। सिसिल थोड़ी बदली सी लग रही है, पर जेसी ने उसे पहचान लिया। आफ्टर ऑल, उस रात को बार बार याद करके उसने इतनी बड़ी नॉवेल लिख डाली। उसकी आंखों जुल्फ़ों पर कई पन्ने न्योछावर कर दिए, तो भला वो सिसिल को कैसे नहीं पहचानता। उसने अपने मैनेजर से कहा, अब इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हैं। मैनेजर ने कहा, थोड़ी देर में आपकी फ़्लाइट है। उसने कहा, तब तक मैं अपने ख़ास दोस्त के साथ थोड़ा टहल के आता हूँ, आप फिलिप को भेज देना, वो मुझे पिक कर लेगा एयरपोर्ट के लिए। इसके बाद जेसी दौड़ा दौड़ा पहुंचा सिसिल के पास। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करें। किसी को नहीं पता कि उस मुलाकात के 6 महीने के बाद यानी 16 दिसंबर को कौन आया था और कौन नहीं आया। सिसिल ने उसके नॉवेल के सक्सेसफुल होने पर उसे बधाई दी। जेसी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? सिसिल ने कहा, मैंने तुम्हारी नॉवेल पढ़ी, तब से तुम्हारे बारे में मीडिया में आता रहता है कि तुम कब किस शहर में हो। मुझे पता था कि आज तुम पेरिस आओगे, इसलिए मैं पहुंच गई। मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुई? जेसी ने इस पर हंस दिया। इसके बाद उसने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो। इसके बाद दोनों ने पास के पार्क जाने का फैसला किया। फ्लाइट में अभी थोड़ा टाइम है। अब दोनों पास के पार्क में चले गए हैं। सिसिल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या तुम 16 दिसंबर को स्टेशन पर पहुंचे थे? जेसी ने ना में सिर हिलाया। इस पर सिसिल ने कहा, ओह थैंक गॉड, अगर तुम पहुंचे होते और मेरा इंतज़ार किया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आई एम सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। मेरी ग्रैंड मदर की डेथ ठीक 16 दिसंबर को ही हुई थी। उन सब में मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। इसके बाद थोड़ी शांति हुई। किसी ने कुछ नहीं कहा। सिसिल ने एकदम से कहा, वेट, मैं तो नहीं आ पाई क्योंकि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, पर तुम क्यों नहीं पहुँचे? जेसी ने इसका जवाब देना चाहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। सिसिल ने उसका चेहरा पढ़ लिया और कहा, इसका मतलब तुम आए थे? जेसी ने हाँ में सिर हिलाया। इस पर सिसिल ने अपने आप को कई बार कोसा। खुद पर गुस्सा हुई, मैं कितनी धोखेबाज हूँ, एक वादा नहीं निभा पाई। तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होगे। अगर मैं आ गई होती तो हमारी ज़िंदगी कितनी अलग होती। तुमने मुझे कई जगह ढूंढा होगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ओह आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जेसी ने कहा, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, अब तो और भी अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हुई, तुम नहीं आ पाई, पर मैंने अपना वादा निभाया। मैं उस स्टेशन पर आया, ठीक उसी जगह खड़ा तुम्हारा इंतज़ार किया जहाँ हमने एक दूसरे को अलविदा कहा था। इसके बाद मैंने चारों तरफ देखा, पूरे दिन और फिर शाम होने तक इंतज़ार किया। फिर जब रात होने को थी तब एक दीवार पर मैंने अपना नंबर लिख दिया, ताकि अगर तुम कभी आओ, मुझे ढूंढो तो इस नंबर पर फ़ोन करो और हम मिल जाएं। साथ ही मुझे पछतावा भी हुआ कि काश हमने नंबर्स एक्सचेंज किए होते। सिसिल को अब और भी बुरा महसूस हुआ, अपने आप पर गुस्सा आया, पर अब दोनों जानते हैं कि वो पास था
जो अब गुजर चुका है। इसके बाद दोनों पास के रेस्टोरेंट में गए। सिसिल ने जेसी को छेड़ते हुए पूछा, तुमने उस नॉवेल में जिस लड़की का जिक्र किया है, क्या वो मैं हूँ? जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि नॉवेल सिर्फ इन दोनों की कहानी है। जेसी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, तुम अब क्या कर रही हो? उसने कहा, जब हम मिले थे तब उसके 2 साल बाद मैं न्यूयॉर्क गई थी। 96 से लेकर 99 तक मैंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। इसके बाद मैं एनजीओ ग्रीन क्रॉस एनवायरनमेंट से जुड़ गई। हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर काम करते हैं। मैं दिल्ली भी गई थी, जहाँ हमने वहाँ की रिवर में हो रहे पॉल्यूशन और फैक्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करने पर काम किया। जेसी ने बताया कि वो 98 में न्यूयॉर्क में ही था। अगर दोनों के पास नंबर्स होते तो शायद दोनों तब भी मिल पाते। सिसिल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने बारे में बताओ। जेसी ने कहा, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। वाइफ एक टीचर है, बेटा है हेनरी 4 साल का। जेसी ने पूछा, तुमने शादी की? उसने कहा, नहीं, पर मेरी ज़िंदगी में कोई स्पेशल ज़रूर है। वो एक फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट है। आजकल वो इंडिया में है, वहाँ के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफी कर रहा है। इसके बाद दोनों पास के बोट में बैठ गए। जेसी ने सिसिल से पूछा, क्या कोई भी कपल खुश नहीं होते? सिसिल ने पूछा, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? उसने कहा, उस रात को मैंने हमेशा याद किया है। उसका असर ऐसा हुआ कि अक्सर अपनी वाइफ से वही केमिस्ट्री एक्सपेक्ट करता रहा जो हमारे बीच थी। उसकी कोई गलती नहीं है, पर मैं अब रिश्ते नहीं निभा रहा बल्कि अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। एक पति होने की ड्यूटी, एक बाप होने की ड्यूटी, और ज़िंदगी बिना किसी एहसास के चलती जा रही है। अब जैसे थोड़ा गुस्सा होकर बोला, तुम इस दिन क्यों नहीं आई? सिसिल ने कहा, अगर हम मिल भी गए होते तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमारे बीच कोई इश्यूज़ नहीं होते। वो तो हर कपल में होता है। जेसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बोट अब चलते हुए सिसिल के घर के पास पहुंचने को है। इसके बाद दोनों ने इच्छाओं पर बात की। क्या इंसान के इच्छाओं की कोई लिमिट है? सिसिल ने कहा, इच्छाएं ही इंसान की पहचान होती है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनने की सोचती रहती हूँ। मुझे एनवायरनमेंट पे काम करना था, सो मैं कर रही हूँ। मुझे अपना काम बहुत प्यारा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पूरा किए बगैर अगर मैं मर गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, जैसे पेंटिंग करना, गिटार बजाना, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना वगैरह वगैरह। जेसी ने कहा, कुछ सालों पहले मैं बुद्धिस्ट मॉन्क से मिला था और उनसे मुझे इच्छाओं पर काफ़ी जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि इच्छाएं इंसान को घेरती हैं। वो मॉन्क्स बड़े ही शांति से अपना जीवन बिताते हैं। वो कोई इच्छा नहीं रखते और जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हैं। मैं उनकी ज़िंदगी से बहुत प्रभावित हुआ। ये सब बातें सिसिल सुन रही थी, पर जेसी की बातों से ज़्यादा उसने एग्री नहीं किया। अब फिलिप गाड़ी लेकर जेसी को एयरपोर्ट ले जाने के लिए पहुंच चुका था। जेसी ने कहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं, ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। सिसिल ने हामी भर दी और अब दोनों कार में बैठे उसके घर की तरफ चल पड़े हैं। जेसी ने पूछा, क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो? सिसिल ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा, 9 साल बाद तुम मिले हो और वो भी शादीशुदा। तुमने ही रूल बनाया था कि हम नंबर्स एक्सचेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। आज मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। मुझे बहुत से लड़के मिलते हैं, पर किसी से वैसा फील नहीं होता जैसा मुझे तुम्हारे साथ हुआ था। सिसिल अब थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उसने कहा, मेरे लिए प्यार का मतलब है उसी के साथ जियो और उसी के साथ मर जाओ, पर मुझे ऐसा प्यार मिल ही नहीं पाया, इसलिए मैं आज भी बिना शादी के हूँ। ऐसे लाइफ पार्टनर का क्या फ़ायदा जिसे तुम प्यार नहीं करते? ऐसी शादी से तो बेहतर है कि शादी ना करो, और अब मैं वही कर रही हूँ। जेसी ने सिसिल से माफ़ी मांगी नहीं मिल पाने के लिए। अगर दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया होता तो दोनों आज अधूरे नहीं होते। सिसिल ने कहा, तुमने तो अपनी बातें नॉवेल के थ्रू सारी दुनिया से कह दी, पर मैं किससे ये सब शेयर करूं? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम दोबारा मिलोगे और मैं ये सब तुमसे कह पाऊंगी। गाड़ी अब सिसिल के घर तक पहुंच चुकी थी। दोनों गाड़ी से उतरे। जेसी ने कहा, तो ये है तुम्हारा घर। उसने सिसिल से ज़िद की, जाने से पहले मैं एक बार तुम्हारा गाना जो तुमने लिखा है गिटार के साथ सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम्हारी फ़्लाइट लेट हो जाएगी। जेसी ने कहा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं कैसे भी पहुँच जाऊँगा। इसके बाद दोनों घर के अंदर गए। सिसिल ने गिटार बजाते हुए वो गाना गाया जो उसने दिल से लिखा था। ये गाना उसी रात के बारे में था। उस गाने में उसने लिखा है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक रात होगी जिसमें तुम एक लड़की से मिले, पर मेरे लिए वो एक ऐसी याद है जिसे मैं हमेशा यादों के सिरहाने में सजा कर रखती हूँ। तुम शायद उसे भूल चुके होगे, पर मैं इसे रोज़ याद करती हूँ। ये गाना सुनकर जैसे भी कुछ इमोशनल हुआ। उसकी फ़्लाइट का टाइम भी हो चला है। उसने ये नहीं सोचा था कि सिसिल भी उसके लिए इतनी फीलिंग्स रखती है। उसे लगा शायद वो सब कुछ भूल गई होगी।
उसने तो अपनी नॉवेल के ज़रिए सबसे उस रात के बारे में कह दिया और बेस्ट राइटर बन गया। पर सेसिल ने अपना गाना जिसे कभी किसी को नहीं सुनाया, अकेले में गुनगुना कर अपना दिल बहला लेती है। इसी सीन पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी अभी अधूरी है। इसके तीसरे पार्ट यानी बिफोर मिडनाइट में हमें ये पता लगेगा कि इन दोनों का क्या होगा। क्या इतना सब हो जाने के बाद भी दोनों मिलेंगे? अगर हाँ, तो कैसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी, ये हमें जानने को मिलेगा बिफोर मिडनाइट में। अगर आप इसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।